पिछले 2 हफ्तों में बांग्लादेश की पुलिस फोर्स ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को बीच सड़क पर गोली चलाकर मार डाला, छात्रों को अपनी गाड़ियों से कुचल डाला। राइट पुलिस ही नहीं, बांग्लादेश स्पेशल फोर्सेस और आर्मी तक को डिप्लॉय किया गया, जिसे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का गला घोट दिया जाए। ये कोई एंटी टेरर ऑपरेशन आप नहीं देख रहे हो। ढाका के एक यूनिवर्सिटी के छत पर हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्सेस एंटर कर रहे हैं। शेख हसीना सरकार ने मानो अपने देश के युवा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ऐसी बर्बरता के किस्से कितने होंगे हमें अभी तक पता भी नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं। इसको बांग्लादेश के इतिहास में वन ऑफ द वर्स्ट एपिसोड्स ऑफ स्लॉटर बोला जा रहा है, जहां 160 से ज्यादा जाने तो ऑफिशियली गई हैं, हजारों घायल हो चुके हैं, और यह आंकड़ा बिल्कुल इनकंप्लीट है क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू जारी है, कंप्लीट इंटरनेट ब्लैकआउट है। तो आप सबको पता है कि बांग्लादेश में हालात काफी ज्यादा खराब हुए हैं। स्टूडेंट जो है वो अपने मुल्क की हुकूमत के खिलाफ हो चुकी है, और बांग्लादेश की पुलिस और उनकी आर्मी अपने ही स्टूडेंट्स, अपनी ही आवाम के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस शेल फेंक रहे हैं। ऐसा क्या वजह बनी जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोग अब शेख हसीना को डिक्टेटर कहला रहे हैं और डिक्टेटर कह रहे हैं? आज बात करेंगे इंडियन मीडिया की रिपोर्ट की। इंडियन मीडिया ने एक बड़ा रिपोर्ट शेयर किया है जिसमें उनका कहना है कि बांग्लादेश के अंदर हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, और खराबी के पीछे क्या वजह बनी जिसकी वजह से हुकूमत अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाने को पड़ी। आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। पिछले 2 हफ्तों में बांग्लादेश की पुलिस फोर्स ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को बीच सड़क पर गोली चलाकर मार डाला, छात्रों को अपनी गाड़ियों से कुचल डाला। राइट पुलिस ही नहीं, बांग्लादेश स्पेशल फोर्सेस और आर्मी तक को डिप्लॉय किया गया, जिसे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का गला घोट दिया जाए। ये कोई एंटी टेरर ऑपरेशन आप नहीं देख रहे हो। ढाका के एक यूनिवर्सिटी के छत पर हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्सेस एंटर कर रहे हैं। शेख हसीना सरकार ने मानो अपने देश के युवा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ऐसी बर्बरता के किस्से कितने होंगे हमें अभी तक पता भी नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं। इसको बांग्लादेश के इतिहास में वन ऑफ द वर्स्ट एपिसोड्स ऑफ स्लॉटर बोला जा रहा है, जहां 160 से ज्यादा जाने तो ऑफिशियली गई हैं, हजारों घायल हो चुके हैं, और यह आंकड़ा बिल्कुल इनकंप्लीट है क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू जारी है, कंप्लीट इंटरनेट ब्लैकआउट है, जिसके चलते कई वीडियोस, कई हादसे, बहुत सारी बर्बरता, उनके किस्से अभी तक बाहर भी नहीं आए हैं। बांग्लादेश के इतिहास में एक और काला चैप्टर लिखने का श्रेय जाता है इस बार तानाशाह शेख हसीना को, मगर स्टूडेंट्स के जोर के सामने शायद इस तानाशाह को भी झुकना पड़ा है। स्टूडेंट्स की सही मांगों को अंत तक दबाया नहीं जा पाया। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है, इतनी आंख क्यों लगी है बांग्लादेश में, बांग्लादेश का यह कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम है क्या, क्यों उसके खिलाफ यह विरोध हो रहा है, और आखिर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट, अपने ही देश के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, उसके प्रति शेख हसीना ने इतना डिक्टेटोरियल, इतना ब्रूटल रवैया क्यों अपनाया, कैसे इस सब के बावजूद स्टूडेंट्स ने उन्हें हरा दिया। लेकिन अब भी वो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई, उनका जंग खत्म नहीं हुआ है। पता करते हैं क्यों। पिछले कुछ दिनों के वायलेंस पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसके पीछे हिस्ट्री क्या है। थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन यहां जरूरी है। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में आजाद हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका के सपोर्ट के साथ बांग्लादेश में बंगालियों के खिलाफ वहां एक खूनखार जेनोसाइड किया था, जिसमें बोला जाता है 30 लाख से ज्यादा जाने गई थी। बांग्लादेश में कई लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आवाज उठाई, हथियार उठाए, और अंत में बांग्लादेश की जनता की जीत हुई। पाकिस्तानी मिलिट्री को वहां से विड्रॉ करना पड़ा, पाकिस्तान का विभाजन हो गया। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ। इसमें भारत का क्या रोल था, इंदिरा गांधी ने क्या दांव पेच खेले थे, उस पर तो पूरा एक अलग एपिसोड बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान आज भी इस जख्म को भुला नहीं पाया है। बहरहाल आवामी लीग वो मेन पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में अहम एक रोल प्ले किया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने। 1972 में फ्रीडम फाइटर कोटा इंट्रोड्यूस किया गया उनके द्वारा, और उसके बाद जो भी सरकारें आई उन्होंने इस रिजर्वेशन, क्योंकि बहुत इमोशनल मैटर है, तो इस रिजर्वेशन का कोटा सिस्टम माने सोशल जस्टिस के बेसिस पर वो एक्सपैंड करते रहे। लेकिन इस कोटा सिस्टम के खिलाफ 2018 में कई सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया।
उनका कहना था कि सोशल जस्टिस बेसिस का कोटा तब भी समझ में आता है कि भैया जिसकी एक दरकार हो, लेकिन 30% फ्रीडम फाइटर कोटा को इमीडिएटली हटा देना चाहिए क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। सुनने में शायद यह अच्छा लगता हो, मगर असल में शेख हसीना इसको इस्तेमाल कर रही थी अपने जो फेवरेट लोग हैं उनको नौकरियां देने के लिए। वो अपना कार्डर बना रही थी गवर्नमेंट के अंदर और बांग्लादेश के यूथ को एक्चुअली धोखा ही दिया जा रहा था इस रिजर्वेशन के नाम पर। देखिए, पहला ऑपोजिशन तो यह है कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर आपको ऑनर करना है तो 10 साल 20 साल आप कोटा चलाना चाहते हैं, बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद चिल्ड्रन, उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी इतना भारी भरकम कोटा किसी को समझ में नहीं आया। स्टूडेंट्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम फाइटर्स को कोटा देने की बात की गई है, उनके बच्चों और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को यह कोटा देने की बात नहीं है, तो इसकी लीगल सैंक्टिटी वैसे है नहीं, क्योंकि यह कोटा इकोनॉमिक या सोशल बैकवर्डनेस पर बेस्ड नहीं है। और ऊपर से बांग्लादेश में वॉर ऑफ लिबरेशन में ऑलमोस्ट पूरा देश शामिल था, कई सारे लोग अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ऐसे में कौन डिसाइड करेगा कि फ्रीडम फाइटर का बच्चा कौन है और कौन नहीं है? कोटा का गलत इस्तेमाल कैसे होता है ये तो हमने आजकल इंडिया में भी यूपीएससी स्कैम में देख ही लिया है। और बांग्लादेश में भी शायद सबसे हैरानी की बात यह है कि फिलहाल बांग्लादेश में सिर्फ 0.13% ऑफ पॉपुलेशन को ऑफिशियली फ्रीडम फाइटर्स डिसेंडेंट्स का दर्जा हासिल है। यानी 0.13% पॉपुलेशन के लिए 30% रिजर्वेशन कोटा, यह तो भारी झोल है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, इसका कोई सेंस बनता नहीं है। स्टूडेंट्स को यह बात दिखती है, लेकिन पॉलिटिकल सेंस तो है, क्योंकि शेख हसीना पर आरोप यह लगा कि इस कोटा के चलते उन्होंने ये फर्जीवाड़ा सर्टिफिकेट, ये फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट अपने फेवरेट्स को पकड़ाना शुरू किया ताकि वो एक गोदी सिविल सर्वेंट, एक कार्डर बना पाए। उसके बाद पूरा सिस्टम उनके मुट्ठी में, क्योंकि नौकरी जब शेख हसीना ने दी है तो हम उनके खिलाफ काम कैसे कर सकते हैं? पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश के कोटा सिस्टम और इंडिया के कोटा सिस्टम को भी कंपेयर करने की कोशिश की गई है कि अगर वहां बुरा है तो यहां भी बुरा है। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के सिस्टम में बहुत फर्क है, खासकर कि ये 30% फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन कोटा। इंडिया में रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड सोशल जस्टिस के लिए किया जाता है, पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाता है और सोशल बैकवर्डनेस के स्टडी मुताबिक किया जाता है। रिजर्वेशन एक सिस्टम बनाया जाता है जिससे एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटीज को गवर्नमेंट जॉब्स मिले, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिले, ताकि कास्ट ऑपरेशन को, जो एक हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है, जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। इस पर कोई डिबेट नहीं है और यह देशभक्त पर भी हम बता चुके हैं कि इस रिजर्वेशन का दुरुपयोग किस तरीके से हमारे देश में हो रहा है, खासकर कि यूपीएससी कार्डर में तो दिख ही रहा है। बांग्लादेश में 2018 तक 56% रिजर्वेशन था, इसमें 10% वुमेन रिजर्वेशन, 10% अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज, 1% पीपल विद डिसेबिलिटीज और ट्रांसजेंडर पीपल के लिए। यह सब मिलाकर 26% बनता है। और कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन का जो लॉजिक है वो इंडिया के सिस्टम से मेलजोल खाता है, मगर जो इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ है वो है बांग्लादेश में 30% कोटा फॉर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स। इस 30% के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है, पूरे रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ गुस्सा नहीं है स्टूडेंट कम्युनिटी में। 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम की लीगैलिटी को चैलेंज करने वाला एक पिटीशन है, उसकी सुनवाई की। मार्च 8, 2018 को हाई कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट सड़क पर आ गए कि अरे आपने तो ठीक से बात ही नहीं सुनी, आपने तो पिटीशन ही रिजेक्ट कर दिया, ये कोटा सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए। ध्यान रखिए, स्टूडेंट्स भी सिस्टम में रिफॉर्म चाहते थे कि पॉपुलेशन और सोशल जस्टिस के हिसाब से रिफॉर्म किया जाए, फ्रीडम फाइटर कोटा को खत्म किया जाए। मगर शेख हसीना ने प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पूरा कोटा सिस्टम ही रद्द कर दिया। अलग अलग कमिटीज बैठाई, डिस्कशंस हुए और 2020 में ऑर्डर इंप्लीमेंट भी हो गया, कोटा सिस्टम हट गया। गुड न्यूज। लेकिन यही तो पॉलिटिक्स आता है। इस बात पे बांग्लादेश हाई कमीशन पर एक अपील फाइल की गई कि शेख हसीना का यह जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वही इलीगल है। अब 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया, शेख हसीना के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और यह जो एक कोटा सिस्टम था इसे वापस ये ले आए। स्टूडेंट्स ने नाराजगी फिर से जताई और कहा कि 2018 में शेख हसीना ने एक झटके में पूरा कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था, तो वो अब भी स्टूडेंट्स की मांगे सुनकर एक रिफॉर्म्ड कोटा सिस्टम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ला तो सकती है, या वो इतने दिनों से एक बिल पारित कर सकती थी अगर इस मैटर पर सीरियस थी।
मगर शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया। उल्टा उनकी सरकार ने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट डिवीजन में एक अपील डाली। मगर स्टूडेंट्स का परसेप्शन तो अलग ही था ना, कि शेख हसीना जानबूझकर इस मामले को टाल रही हैं और कहीं ना कहीं 30% ये जो फ्रीडम फाइटर कोटा था, ये री इंट्रोड्यूस करने का ही एजेंडा चल रहा है। अब लोगों का विश्वास शेख हसीना पर क्यों नहीं है, इस पर ही एक लंबा एपिसोड बन सकता है, उनके तानाशाही पर। लेकिन पॉइंट यह है कि जब 1 जुलाई तक, यानी ऑर्डर के करीबन 1 महीने जब वो गुजर गए, जब हसीना ने कोटा रिफॉर्म को लेकर कोई एक्शन नहीं दिखाया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तब जाकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो ऐसा मत सोचिए कि आनंद फानन में स्टूडेंट सड़क पर आ गए। मगर यहां एक सवाल तो आ सकता है कि भाई, कोटा को वापस लाना तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, शेख हसीना के खिलाफ ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो स्टूडेंट शेख हसीना को दोषी क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए कि पुलिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ शेख हसीना के इशारों पर चलता है बांग्लादेश में। और यह समझना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में किस तरीके का एक डिक्टेटोरियल रूल चल रहा है। जनवरी 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश के इलेक्शन में एक हिस्टोरिक जीत मिली। लेकिन वो हिस्टोरिक क्या था? वो इलेक्शन ही नहीं था। इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना की आवामी लीग ने कंटेस्ट किया, ऑपोजिशन पार्टी शामिल ही नहीं हुई। टू मच फकीरी गोइंग ऑन। और ये जानी मानी एक ग्लोबल एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहना है कि ये इलेक्शंस जो बांग्लादेश में हुए वो वन साइडेड थे, वो फर्जी थे। शेख हसीना की गोदी इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट, पोल, शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन उनके फेवर में किया। गोदी जुडिशरी ने इलेक्शंस के पहले, कुछ महीने पहले 1500 से ज्यादा ऑपोजिशन लीडर्स को कन्विक्ट किया। साइबर सिक्योरिटी एक्ट के जरिए सरकार ने इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स को चुप कराने की कोशिश की, जर्नलिस्ट को जेल में डाला। यहां तक कि नोबेल लॉरिएट यूनिस मोहम्मद, जिनके माइक्रो फाइनेंसिंग मॉडल के चलते बांग्लादेश में एक इकोनॉमिक मिरेकल आया था, उन पर भी शेख हसीना की सरकार केस पर केस करती रही। यह फॉर्मूला शायद आपने कहीं सुना भी होगा। 2024 इलेक्शंस में बांग्लादेश की मेन ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि हम आपको बॉयकॉट करते हैं, आपको हम शर्मसार कर देंगे। कहा कि जब तक एक ऐसी असली इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और केयरटेकर गवर्नमेंट का गठन नहीं होता है, तब तक हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका पॉइंट यह था कि शेख हसीना को कॉर्नर करने का। शेख हसीना में अलग ही फकीरी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बिना ऑपोजिशन ही इलेक्शन करवा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ऑपोजिशन मुक्त बांग्लादेश। बांग्लादेश के हर इंस्टीट्यूशन पर शेख हसीना का कंट्रोल है, हर चीज उनके इशारों पर चलती है। जब हाई कोर्ट ने जून 5, 2024 को कोटा सिस्टम रीइंट्रोड्यूस किया, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का मानना था कि यह कोई हाई कोर्ट का इंडिपेंडेंट फैसला नहीं है, बल्कि शेख हसीना का ऑर्डर है। वो बस अपने फैसले को जुडिशरी से एक ठप्पा पड़वाकर, जुडिशियल स्टैंप लगवाकर री इंट्रोड्यूस करना चाहती थी ये कोटा, जिससे वो सिविल सर्वेंट्स अपने मनपसंद लोगों को बना दे। तो जब करीब 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया शेख हसीना गवर्नमेंट से, तब जाकर असली प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 1 जुलाई को स्टूडेंट प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई होता है। शेख हसीना अपनी डिक्टेटोरियल टूल किट बाहर लाती हैं। पहले स्टूडेंट्स को बहलाने की कोशिश होती है कि मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है, तो प्रोटेस्ट मत करो। फिर आरोप लगाया गया कि स्टूडेंट्स को ऑपोजिशन पार्टीज गुमराह कर रही हैं, उनको पॉलिटिकल टूल किट बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट जो था वो काफी हद तक डिसेंट्रलाइज था। कोई सेंट्रल पॉलिटिकल लीडरशिप कोई खास तरीके से थी नहीं, और खास करके ऑपोजिशन का इस मूवमेंट में कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। हां, बाहर से सपोर्ट करने की जरूर कोशिश की गई है। स्टूडेंट्स ने शुरुआत में यूनिवर्सिटीज में धरना दिया, फिर 7 जुलाई को प्रोटेस्टर्स ने नेशन वाइड ब्लॉकेड शुरू कर दिया। रास्ता रोको और रेल रोको प्रोग्राम सारे मेजर शहरों में शुरू हुए। बड़े स्केल पर मूवमेंट था, मगर पीसफुल था। स्टूडेंट्स का मानना था कि उनके पास और कोई चारा नहीं है। इस प्रेशर के चलते सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट बेंच ने हाई कोर्ट के इस कंट्रोवर्शियल जजमेंट पे स्टे लगा दिया, और 7 अगस्त को, काफी टाइम बाद 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर हियरिंग होगी। शेख हसीना ने स्टूडेंट से कहा कि भाई अब तो प्रोटेस्ट रोक दो, अब तो हियरिंग होने वाली है 7 अगस्त को। लेकिन स्टूडेंट्स को शेख हसीना पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, एंड वी कांट ब्लेम देम, क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसे किए हैं पास्ट में। प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे और शेख हसीना ने 14 जुलाई को स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल घोषित कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं तो क्या ये प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि हम रजाकारों के ग्रैंड चिल्ड्रन को कोटा दे हैं? बेसिकली स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को प्रो रजाकार बुला दिया। अब कॉन्टेक्स्ट के लिए, रजाकार वो लोग थे जिन्होंने 1971 के लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान आर्मी की मदद की थी। यानी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को सबसे ऊंचे दर्जे का एंटी नेशनल टैग दे दिया। रजाकार
इतना पावरफुल शब्द है बांग्लादेश में, आप समझिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, सोरोस गैंग, लिपटार्ड, सेक्युलर, गद्दार, एंटी नेशनल, सबको मिक्स कर दो, प्रो मैक्स बना दो, तब जाकर आपको मिलेगा ये रजाकार शब्द, ये इंसल्ट। स्टूडेंट्स हर्ट हुए, स्टूडेंट्स गुस्सा हुए, प्रोटेस्ट लेकिन और इंटेंसिफाई हो गए। स्टूडेंट्स ने उल्टा नारा लगाना शुरू किया, 1 2 3 4, हम सब रजाकार। कौन है हम? कौन है हम? रजाकार। किसने बोला? किसने बोला? ऑटोक्रैट, ऑटोक्रैट। इस तरीके की नेम कॉलिंग और टारगेटिंग डिक्टेटर टूलकिट का पुराना हिस्सा बन चुका है कि प्रोटेस्टर्स को डीलेजिटिमाइज करो, देशद्रोही बुलाना शुरू करो, उनको डीमोटिवेट करो। अगले ही दिन 15 जुलाई को हमले शुरू हो गए। आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी ने 15 जुलाई को कहा कि बांग्लादेश छात्र लीग, जो कि आवामी लीग का स्टूडेंट विंग है, वो प्रोटेस्टर्स को करारा जवाब दे सकते हैं। रिपोर्ट्स तो यह है कि आवामी लीग के स्टूडेंट बॉडी के कुछ गुंडों ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर हमला करना शुरू किया। कई रिपोर्ट्स हैं कि ये गुंडे बंदूक का भी इस्तेमाल कर रहे थे। 16 जुलाई को 6 प्रोटेस्टर्स की जान जाती है, मगर स्टूडेंट्स ने हार नहीं मानी। बड़े लेवल पर रैलीज और शोडाउन शुरू होने लगे। शेख हसीना की पुलिस ने अब लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। 18 जुलाई को रिपोर्ट्स हैं कि ढाका की BRAC यूनिवर्सिटी के पास और उसके कैंपस के अंदर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टियर गैस का इस्तेमाल किया और कुछ केसेस में गोलियां भी चली। 18 जुलाई तक 30 प्रोटेस्टर्स की पुलिस के हाथों मौत हो चुकी थी। प्रोटेस्टर्स ने कुछ सरकारी दफ्तरों पर भी हमला किया। कम से कम इस पॉइंट पर शेख हसीना को एक क्लियर एक्शन लेना चाहिए था कि पीस रिस्टोर किया जाए, कम से कम एक कमिटी का गठन हो जाए और पुलिस को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिले कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ डेडली वायलेंस ना यूज किया जाए। आवामी लीग के स्टूडेंट यूनियन को भी कंट्रोल किया जा सकता था। प्रोटेस्टर्स की जो जायज मांग है उसको वायलेंस से दबाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन होता यह है ना कि तानाशाह अपने आप को ना भगवान समझने लगता है। वो सोचता है कि ये छोटे मोटे इंसान क्या जानते हैं, मुझे ही सब कुछ मालूम है, और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेते हैं। शेख हसीना ने अब डिक्टेटोरियल डिजिटल टूलकिट का भी इस्तेमाल किया। 18 जुलाई को रातों रात पूरे देश में इंटरनेट शटडाउन कर दिया। देश के शहरों में कंप्लीट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। 19 जुलाई को आर्मी ट्रूप्स भी डिप्लॉय कर दिए गए। अब एग्जैक्ट कितने स्टूडेंट्स की मौत हुई है, कितने इंजर हुए हैं, यह हमें ठीक से पता नहीं है, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट चल रहा है जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 163 लोगों की तो मौत हो ही चुकी है, 25,000 तक लोग घायल हैं, तो डेथ टोल और भी हो सकता है। मगर इस सब के बाद भी शेख हसीना को कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के डिमांड के सामने झुकना पड़ा। जो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग 7 अगस्त को होनी थी, फिर हियरिंग को प्रीपोन किया गया। 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एपेलेट बेंच के इस डिसीजन को, कोटा सिस्टम को बदल ही दिया। 56% से सिर्फ 7% तक कोटा ले जाया गया है, जिसमें 5% फ्रीडम फाइटर के डिसेंडेंट्स के लिए होगा, 1% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर पीपल के लिए है। स्टूडेंट पावर के सामने पूरे सिस्टम और पूरे सत्ता में बैठे तानाशाह को भी, हसीना को भी बात माननी ही पड़ी। मगर अब भी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी संकट टला नहीं है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक पिछले कुछ दिनों में अरेस्ट हुए सैकड़ों प्रोटेस्टर्स को पुलिस इमीडिएटली रिहा नहीं करती है। और उनका यह भी डिमांड है कि ये सारे जो ऑफिशियल्स हैं जिनकी वजह से ये मौतें हुई हैं, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ग्रुप्स का यह भी कहना है कि वो मूवमेंट को एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के रूप में कंटिन्यू करना चाहेंगे जब तक शेख हसीना रिजाइन नहीं करती है। फिलहाल स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट 2 दिनों के लिए सस्पेंड किया है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय तक बांग्लादेश में इंटरनेट, याद रखिए, सस्पेंडेड है, तो अभी भी शेख हसीना और भी नए पैतरे खेल सकती है। यह भी बात चल रही है कि जब तक सरकार, शेख हसीना सरकार, एक कमीशन का गठन नहीं करती है जिससे ढंग से एक रिप्रेजेंटेटिव कोटा सिस्टम ना बन पाए, तब तक ये जो प्रोटेस्ट है ये चलते रहेंगे। अब क्या ये सब सच में होगा क्या, या फिर से किसी बैकडोर के जरिए शेख हसीना अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करेगी? क्या आवामी लीग के स्टूडेंट यूनियन के गुंडों और वायलेंट पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? ये सब तो देखने वाली बात है, ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। मगर एक चीज तो साफ है कि कोई अपने आप को कितना भी ताकतवर तानाशाह बनने की कोशिश कर ले या समझने की गलती कर ले, आम जनता के पावर के सामने उसको झुकना ही पड़ता है, खास करके स्टूडेंट पावर।
ये वही स्टूडेंट्स हैं जो 1948 से 1952 तक लैंग्वेज मूवमेंट लीड कर रहे थे। बांग्ला को उर्दू के साथ बराबरी के लिए अनडिवाइडेड पाकिस्तान में इन्होंने जंग लड़ी थी। और जब पाकिस्तान ने यह बात नहीं मानी तो 1971 के लिबरेशन वॉर में भी यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा हाथ था। 1991 के एंटी मिलिट्री रूल और प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में भी स्टूडेंट्स का बहुत अहम रोल है बांग्लादेश में। और आज स्टूडेंट सिर्फ कोटा रिफॉर्म के लिए नहीं, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के लिए भी लड़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि शेख हसीना के अनडेमोक्रेटिक पॉलिसीज से इकोनॉमी डूब रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अरे वहां लोग, जो वर्किंग पॉपुलेशन जो बोला जाता है, बांग्लादेश में भी तो इतनी मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स थी, वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो वो भी जानते हैं कि सिस्टम को बदलना होगा अगर देश को ठीक करना होगा। कई लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट रिजर्वेशन के खिलाफ है। इंडिया में भी ऐसे रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए और कोटा को हटा देना चाहिए। यह बांग्लादेश के सिचुएशन की कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बांग्लादेश का जो 30% फ्रीडम फाइटर कोटा था वो किसी भी सोशल जस्टिस पर आधारित नहीं था। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स बांग्लादेश के युवा से एक चीज जरूर सीख सकते हैं कि ये जो डिक्टेटोरियल रवैया है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ, उसके सामने झुकना नहीं है। शेख हसीना गोदी ब्यूरोक्रेसी, गोदी जुडिशरी, गोदी इलेक्शन कमीशन बना ले, पुलिस लाठी गोली बरसा दे, प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल बुला दे, लेकिन तानाशाही एंड में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आप लोगों ने इंडियन मीडिया की रिपोर्ट देखी और जिससे क्लियर हो चुका है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर अगर हम देखें तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने या बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बड़ी गलती ये की कि अपने ही आवाम के ऊपर, अपने ही स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चलाई। देखिए, कोटा सिस्टम इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा उन्होंने, इस गवर्नमेंट ने बड़ा किया। देखिए, स्टूडेंट्स जो है वो पूरी लाइफ तकरीबन आप समझ ले 16 से 17 साल अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाया करते और उसके बाद अगर उनको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली, और अगर जॉब मिल रही है तो उन लोगों को मिल रही है जो 71 की जंग में लड़े। कहां का इंसाफ है, कहां के इंसाफ बरदार जो है आपका मुल्क है। शेख हसीना की गलती यही है कि जब स्टूडेंट्स ने ऐलान किया कि हम प्रोटेस्ट करें या प्रोटेस्ट करने की तरफ गए, तो पहली बात ये कि गवर्नमेंट को बात मान लेनी चाहिए और अपना फैसला जो है वो पीछे कर लेना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे 1971 में, ना कि बांग्लादेश के, और 71 में जिन्होंने साथ दिया था उन्हीं को गवर्नमेंट की जॉब दी जाएगी। तो ये तो साफ साफ यही कहे जा रहे हैं कि भाई हमारे बाप ने जो है ना वो मुल्क आजाद किया, हम इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे और उन बच्चों के लिए हम पैसा जमा करें। ये तो सीधी बात ये हुई, ये तो घर की हुकूमत हुई, ये तो मुल्क की हुकूमत नहीं हुई। अगर आप सही तरीके से मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाना चाहती शेख हसीना तो वो इस तरीके से फैसले नहीं करती। हाँ, ये इससे पहले भी जितने डील्स हुए हैं मुल्क के बेहतरी के लिए किए गए, मुल्क के अंदर अच्छा काम हुआ है, लेकिन उस बात को हम नहीं पीछे करें। बात यही कह रहे हैं हम लोग के भाई 71 की जंग में जो हुआ उसको अब दोहराना नहीं चाहिए। मुल्क के अंदर गैरत मुल्क, आपको पता होगा कि आपके मुल्क के अंदर गैरतमंद लोग हैं जिसकी वजह से वो अपनी लीडरशिप के खिलाफ आए और आज अवाम ने देख लिया कि अवाम की ताकत क्या है। तो अभी शेख हसीना को हार मान लेनी चाहिए और उस कोटा सिस्टम को जो पहले था या जो अवाम चाहती है उसको वैसा ही करना चाहिए।